डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SBN में। मैं विकास। मेरे साथियों, आज हम लोग जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उन्हीं के क्रम में अगला क्रम हमारा कौन सा है? हीगल का है। FW हीगल को पढ़ेंगे आज हम लोग। इससे पहले हम लोग मिल को पढ़े, बेंथम को पढ़े और जितने आपके समझौतावादी विचारक हैं उन सबको भी पढ़े। तो हीगल से एक दो प्रश्न बनता है और बतौर आपको जो अगर आपको मार्क्स को पढ़ना है तो उससे पहले हीगल को ही पढ़ना जरूरी है। इसलिए हीगल से एक का दो का क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए इसी क्रम में हम लोग हीगल को भी पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग मार्क्स को पढ़ेंगे। ठीक, TH ग्रीन को देखा जाएगा, लेकिन मार्क्स बेहद महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ना जरूरी है। तो आइए आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में पढ़ते हैं हीगल को। और फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग BPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए जो थियरी का सेक्शन है उसी के तहत हम लोग ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ें। केवल BPSC नहीं, अगर आप UGC नेट या जिसको वर्तमान में NTA नेट बोला जा रहा है, NTA नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, या जो आप DSSB या RPSC या तमाम जो सेट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर या हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं। ठीक, और कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हीगल 1770 जो इसका कार्यकाल है आपको याद रखना चाहिए कि इसका जन्म क्या, इसका जो टेन्योर है 1770 से लेकर 1831 तक। ठीक, 18वीं और 20वीं शताब्दी में इसका कार्यकाल रहा है। तो हीगल का जन्म 1770 में जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक नगर में हुआ था। तो पहली बात, हीगल का जन्म 1770 में हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। किस स्थान पर हुआ? स्टुटगार्ट में। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्टुटगार्ट नामक नगर कहाँ है, तो जर्मनी में है। हीगल जर्मनी की आदर्शवादी परंपरा से प्रभावित थे। जर्मनी के प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक कांट, इमैनुअल कांट, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक रचना लिखी। कांट ने कौन सी रचना लिखी? द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक रचना लिखी। उसी से ये हीगल ज़्यादा प्रभावित थे, कि आदर्शवादी विचारक हैं। जर्मनी के अन्य आदर्शवादी विचारक फिक्टे और सेलिंग पे थे। हीगल ने द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक रचना लिखी एवं उन्होंने 1821 में एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट में लिखा। दो पुस्तकें हीगल की बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कहा कि कुछ चंद बातों के लिए हीगल बेहद महत्वपूर्ण है, जो एक तो उसकी रचना और जो आगे सिद्धांत आएगा उसके लिए भी। ठीक, तो फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट जो कि 1807 में लिखा गया और द एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट नामक रचना उसके द्वारा 1821 में लिखी गई। दो रचनाएं बेहद महत्वपूर्ण है, आपको भूलना नहीं है। हीगल पर जर्मन कवि हर्डर के विचारों का प्रभाव था। हर्डर के अनुसार जर्मनी आरंभ से ही राष्ट्र रहा है और जर्मन राष्ट्र की आत्मा स्वयं को एक राज्य के रूप में संगठित करना चाहती है। हीगल के समय का जर्मनी सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित था तथा जर्मनी पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव नहीं था। जर्मनी स्वार्थवाद एवं प्रांतीयतावाद का शिकार था तथा जर्मनी को ब्रिटेन, फ्रांस व स्पेन जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों से खतरा था। हीगल का मूल उद्देश्य जर्मनी की एकता निर्मित करना था तथा जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था। इसी वजह से जैसे मुसोलिनी हुआ, इसी से प्रभावित था हीगल से, क्योंकि इसका भी उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या था? जर्मनी की एकता को निर्मित करना और जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था। अब आइए हीगल का जो राज्य के बारे में क्या कंसेप्ट है, क्या उसके विचार हैं। ठीक, राज्य की प्रकृति आंगिक है, यानी ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट को समर्थित है ये, यानी राज्य को एक आंगिक के रूप में दिखता है, एक मतलब जैविक के रूप में दिखता है, जैविक के रूप में दिखता है। तो ऑर्गेनिक थ्योरी का समर्थक है, जैसा कि आपका प्लेटो, अरस्तु, ये सब है। राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। ठीक, ये कोट आपको अवतार या अवतरण कहेंगे, इसको अवतरण। ठीक, अवतरण मार्च ऑन अर्थ बोला गया। राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण या अवतार है। उसके विचारों में राज्य नैतिक संकल्पना है, नैतिकतावाद का समर्थक है, ये भी याद रखना है आपको। हीगल के अनुसार राज्य का एक स्वयं का व्यक्तित्व है, क्योंकि ऑर्गेनिक
थियरी को समर्थित करता है। इसलिए वो कहता है राज्य का एक स्वयं का अपना व्यक्तित्व है। उसके विचार में राज्य एक साध्य है। राज्य क्या है? यहाँ साध्य है। ठीक, हमको दो बात रखनी, एक तो उसका कोट कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है, नैतिक संकल्पना है राज्य उसकी नज़र में, और हेगल के अनुसार राज्य एक स्वयं का व्यक्तित्व है। उसके विषय में राज्य एक साध्य और ये ऑर्गेनिक यानी राज्य को जैविक संस्था मानता है। ये आपको बातें मोटा मोटी याद रखना है। नेक्स्ट है कि हेगल के अनुसार राज्य का मूल कार्य नागरिक समाज को नैतिक निर्देश देना है। सिविल सोसाइटी की बात जैसे लॉ किया उसी आधार नहीं, जैसे ये भी सिविल सोसाइटी की कंसेप्ट या उसको थोड़ा से सिविल सोसाइटी की बात करता है, नागरिक समाज की बात करता है, जैसे कि लॉक ने किया। हेगल ने राज्य को सर्वोच्च संगठन माना है और राज्य उच्चतर और महत्वपूर्ण राज्य से उच्चतर और महत्वपूर्ण कोई संगठन नहीं हो सकता। यानी राज्य को सर्वोच्च संस्था माना और इससे बड़ा कोई न तो इससे कोई बड़ी संस्था है और नहीं इससे कोई महत्वपूर्ण अन्य कोई संगठन है। इसलिए हेगल राष्ट्रवादी है, अंतर्राष्ट्रीयतावादी नहीं है। ठीक, हेगल क्या है? राष्ट्रवादी है। राज्यों को इतना महत्वपूर्ण स्थान देने के कारण हेगल को फांसीवादी विचारकों का प्रणेता माना जाता है। ठीक, इस वजह से जो हेगल जैसा राज्य को इतना महत्वपूर्ण स्थान देने लगा वो भी ये आपका 19वीं शताब्दी में, जिस वजह से इसको हम फांसीवादी विचारकों का प्रणेता या फांसीवादी शासकों का प्रणेता भी मानते हैं। जैसा कि मुसोलिनी जो था इससे प्रभावित था। हेगल का प्रसिद्ध कथन है तार्किक ही वास्तविक और वास्तविक ही तार्किक है। रेशनल इज रियल, रियल इज रेशनल। बेहद महत्वपूर्ण कोट है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि तार्किक ही वास्तविक और वास्तविक ही तार्किक है। जो मुक्ति मूलक है वास्तविक है और जो वास्तविक है वह मुक्ति मूलक है, ये भी याद रखना है आपको। चिंतन पद्धति क्या है उसकी? ठीक, तो उसकी चिंतन पद्धति पहली बात अब यहाँ से द्वंद्वात्मक है, डायलेक्टिकल है। डायलेक्टिकल मेथड, डायलेक्टिकल अप्रोच को अपनाता है हेगल। ठीक, हेगल पहले विचारक जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन इतिहास के माध्यम से किया तथा इतिहास के दर्शन का निर्माण किया। ठीक, उसने वाद प्रतिवाद संवाद के माध्यम से व्यक्ति, समाज, राज्य व इतिहास सभी के विकास का विश्लेषण किया है। यानी वाद प्रतिवाद और संवाद यानी थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की बात कौन किया? हेगल। ठीक, और इसी आधार पर वो इतिहास की व्याख्या करता है, इतिहास के सभी विकास का विश्लेषण करता है। ठीक, वाद से प्रतिवाद के विकास का मूल आधार विरोध है। यानी वाद में जो भी कोई कमियां होंगी तो वो प्रतिवाद के माध्यम से सुधार होंगी, और प्रतिवाद में जिस किसी प्रकार की कमी होगी वो संवाद के माध्यम से होगी, और उसमें कोई कमी होगी तो फिर से प्रक्रिया वाद प्रतिवाद संवाद या थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के रूप में ये प्रक्रिया चलती रहती है। संवाद में वाद प्रतिवाद दोनों में अच्छे तत्वों का समन्वय होता है, इसलिए संवाद वाद प्रतिवाद दोनों से श्रेष्ठ है। यह विकास प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक जर्मनी राष्ट्र राज्य में ईश्वर का अवतरण नहीं होगा। हेगल के अनुसार परिवारवाद है बोर्जुआ समाज। हेगल के अनुसार राज्य का विकास किस क्रम में हुआ? तो हेगल ने वाद प्रतिवाद द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए राज्य के विकास को परिभाषित किया। हेगल के अनुसार राज्य का विकास परिवार से प्रारंभ होता है, आरंभ होता है। परिवार से नागरिक समाज तथा नागरिक समाज से राज्य का विकास होता है। यानी वो जो भी प्रतिवाद के फलस्वरूप हो, मतलब कि वो कहता है कि राज्य का वाद प्रतिवाद संवाद के रूप में होता है। तो सबसे पहले किसका? तो राज्य का विकास जो होता है हेगल के अनुसार सबसे पहले उसका विकास परिवार से होता है, फिर उसके बाद नागरिक समाज, फिर उससे राज्य का विकास होता है। जैसे कि परिवार से नागरिक समाज तथा नागरिक समाज से राज्य का विकास होता है। हेगल के अनुसार परिवार का मूल तत्व प्रेम तथा स्नेह होते हैं तथा ये व्यक्तिगत परार्थवाद का क्षेत्र होता है, जबकि नागरिक समाज का मूल तत्व स्वार्थ तथा प्रतिस्पर्धा होते हैं तथा ये सार्वभौमिक स्वार्थवाद का क्षेत्र होता है। राज्य में परिवार का परार्थवाद का तत्व, नागरिक समाज का सार्वभौमिकता का तत्व दोनों सम्मिलित होते हैं, अतः राज्य सार्वभौमिक परार्थवाद है, परार्थवाद का क्षेत्र होता है। राज्य का विकास किस रूप में हुआ? तो परिवार, सबसे पहले परिवार इसका विकास प्रेम और स्नेह होता है। इसमें व्यक्तिगत परार्थवाद मतलब नागरिक समाज जिसमें स्वार्थवाद एवं प्रतिस्पर्धा दोनों शामिल होता है। सार्वभौमिक स्वार्थवाद राज्य होता है, इसमें सार्वभौम परार्थवाद शामिल होता है। नागरिक समाज की संकल्पना क्या है? हेगल पहले विचारक हैं जो नागरिक समाज और राज्य के मध्य स्पष्ट विभाजन किया है।
हीगल के अनुसार नागरिक समाज के द्वारा प्रशासनिक, न्यायिक व वैधानिक कार्य संपादित होंगे। ईश्वर की जगह सार्वभौमिक आत्मा शब्द का उसने प्रयोग किया है। ईश्वर की जगह उसने सार्वभौम सत्ता शब्द का प्रयोग किया है। राज्य और नागरिक समाज के मध्य कैसे संबंध स्थापित करता है? हीगल के अनुसार राज्य और नागरिक समाज के मध्य संबंध परस्पर पूरक और विरोधाभासी हैं। परस्पर पूरक इसलिए कि नागरिक समाज के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। नागरिक समाज में ही प्रशासनिक, विधायी व न्यायिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। विरोधी इसलिए कि नागरिक समाज प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ का क्षेत्र है, जबकि राज्य पूर्ण नैतिकता तथा सार्वभौमिक परार्थवाद का क्षेत्र है। युद्ध की संकल्पना के बारे में हीगल का क्या कहना है कि हीगल ने युद्ध को नैतिक माना तथा युद्ध को अवैयक्तिक कहा है। स्वतंत्रता हीगल के अनुसार क्या है? हीगल ने व्यक्तिवादी, उदारवादी विचारों को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। ठीक, राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है, ऐसा हीगल का कहना था। राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता, यह विचार हीगल ने अपनी रचना एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट में दिया है। अतः हीगल की स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता, यानी हीगल जो है सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। हीगल ने स्वतंत्रता की मांग के कारण 1789 फ्रांसीसी क्रांति की कड़ी आलोचना की है। यानी फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना किसने की? हीगल ने की है। अतः स्वतंत्रता का अभिप्राय सामाजिक कर्तव्य के रूप में है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण और वृद्धि समाज की वैधानिक और नैतिक संस्थाओं के द्वारा की जाती है। हीगल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध किया है, ये भी याद रखना आपको। शासन प्रणाली किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थक है हीगल? तो हीगल ने संवैधानिक शासन प्रणाली का समर्थन किया है। जैसा कि अरस्तु ने समर्थन किया, वैसे हीगल भी संवैधानिक शासन प्रणाली का समर्थन किया है। उसने संवैधानिक राजतंत्र का, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का समर्थन किया। हीगल के अनुसार संविधान का निर्माण ईश्वर की देन है, मानव निर्मित संस्था नहीं है। नौकरशाही पर विचार क्या दिया उसने? हीगल ने व्यवहारिक रूप से शासन का संचालन करने के लिए नौकरशाही का विचार दिया। हीगल ने नौकरशाही को सार्वभौमिक वर्ग की संज्ञा दी है। नौकरशाही के वर्ग में वे लोग सम्मिलित होंगे जिनमें कुछ जन्मजात गुण होंगे तथा उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये हीगल के आधार पर नौकरशाही की विशेषता है। अब उसकी रचनाएं जरा देख लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण। उसकी बेहद महत्वपूर्ण रचना एलिमेंट्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट 1821 और द फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, ये भी है। और फिनोमेनोलॉजी, ये पूरी पुस्तक का नाम है कि द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पीच और द फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड। द साइंस ऑफ लॉजिक, ये भी उसकी बेहद महत्वपूर्ण है। लेक्चर्स ऑन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, एक है द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको उसने लिखा है। द इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेज, वो भी हीगल का रचना है। लेक्चर्स ऑन एस्थेटिक्स और लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, इसमें कुछ किताबें जो हैं आपको हमेशा ही याद रखनी चाहिए। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका हीगल, जिसको हमने पढ़ा, FW हीगल को पढ़ा। ये आपके पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या पश्चिमी राजनीतिक विचारक या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के रूप में आज हमने हीगल को पढ़ा, जो थोड़ी इसकी ज़्यादा नहीं, पूरा इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज था हमने उसको पढ़ लिया। और मुझे लगता है कि इससे आपके सारे प्रश्न टच हो जाएंगे। ठीक, और ये पुस्तक हम राजेश मिश्रा की पुस्तक को पढ़ें, जिसमें आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के क्रम में FW हीगल को पढ़ा। चलिए, चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आपको पेड PDF की आवश्यकता है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और बेहद कम बजट में है, अंडर पॉकेट है, अंडर बजट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।